हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके यूनिट 2 के पार्ट 4 के साथ। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम ये यूनिट कब कंप्लीट होगी, कब खत्म होगा सिलेबस। तो सिलेबस जल्दी मैं कवर करा दूंगी, आपके एग्जाम से पहले ही हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, मार्च में ही पूरी कोशिश रहेगी, ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। और जो भी टॉपिक है जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो आप लोग बोल रहे हो वो भी मैं कवर कराऊंगी, तो बिल्कुल फिक्र मत करो। हर के में ना यूनिट में अलग अलग टॉपिक होते हैं, बट टॉपिक सारे कवर होंगे, डोंट वरी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिमांड एंड मार्केट शेड्यूल्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होती है, उसका कर्व शेड्यूल कैसे बनता है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? देखो, डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? टैबुलर स्टेटमेंट। बेसिकली एक टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि प्राइस बदलने की वजह से मेरी डिमांड कैसे कैसे बदल रही है। मतलब एक टेबल बनाएंगे, जिन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उन्होंने देखा भी होगा। आप लोग क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे, इधर लिखते थे प्राइस, इधर लिखते थे डिमांड। लिखते थे 10 रुपए का प्राइस है तो डिमांड 20 यूनिट की है। प्राइस गिर गया, 10 से 5 हो गया, डिमांड की यूनिट बढ़ गई, है ना। अब लोग पहले 20 कर रहे थे, अब लोग 50 करने लगे। सो इसको टेबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। जो क्या शो करता है? जो शो करता है different quantities of commodity that a consumer is willing to buy at different price during a given period of time। मतलब अलग अलग क्वांटिटी जो कंज्यूमर अलग अलग प्राइस में खरीदने को तैयार है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो दो टाइप के डिमांड शेड्यूल होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है मार्केट। ठीक है, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है मार्केट। देखो देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या होता है डिमांड शेड्यूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा। टेबल देखो, ये टेबल तुम्हें क्या है? ये टेबल तुम्हारी एक स्टेटमेंट बता रही है, किसकी? कि अलग अलग प्राइस पे कितनी अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड मेरा कंज्यूमर कर रहा है। तो ये जो टेबल फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे टेबल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्लियर हुआ? तो इंडिविजुअल होता है और एक होता है मार्केट। इंडिविजुअल मतलब मैम, इंडिविजुअल मतलब बेटा एक पर्सन के बारे में फोकस करेंगे कि एक पर्सन अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है। उसकी जो एक टेबल है वो होती है मेरी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल जो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइस पे एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड की बात हो रही है जैसे पर मंथ। तो जैसे हम बता रहे कि जब प्राइस 30 था तो रामू 1 kg खरीदता था फ्रूट्स। जब प्राइस 29 हो गया तो वो 2 kg खरीदने लगा। जब प्राइस 28 हो गया तो 3 खरीदने लगा। तुम देख रहे हो जैसे जैसे प्राइस गिरता जा रहा है वो अपनी डिमांड की क्वांटिटी की डिमांड बढ़ाता जा रहा है। तो इसको जब हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और फोकस सिर्फ एक पे है, मतलब एक कंज्यूमर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ टेबल। ये कट रहा है, इसको मैं सही करती हूँ। देखो क्लियर है? मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज मैं यहाँ पे आपको कर्व बना के भी दिखा रही हूँ। जैसे 30, 29, 28, 27 हम देख रहे हैं प्राइस गिरता जा रहा है और डिमांड मेरी क्या है? बढ़ती जा रही है। इसको तुम ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, इधर तुमने क्या लिखा एक्स एक्सिस पे? क्वांटिटी डिमांड ऑफ शुगर। इधर क्या लिख लिया? प्राइस। तुमने शो किया जब क्वांटिटी, तुमने शो किया जब प्राइस 30 था तो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था? 1 kg। तो मैंने यहाँ पे बनाया 1 kg। जब प्राइस 29 तो कितनी खरीद रहा है? 2 kg। जब प्राइस 28 हुआ तो कितनी खरीद रहा है? 3। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया, जैसे वैसे प्राइस गिरता गया, वैसे वैसे उसने अपनी क्वांटिटी डिमांड क्या कर दी? बढ़ाता गया। तो ये मेरा किधर जा रहा है? उधर की ओर जा रहा है। मतलब ये इधर से उस और मूव कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एंड दिस कर्व इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो दिस इज मेरा इंडिविजुअल डिमांड कर्व।
ठीक है, ये लाइन तुम्हें नहीं बनानी, ये लाइन मैंने बीच में बनाई है तुम्हें शो करने के लिए कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड को जब तुम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? ये भी टेबल की स्टेटमेंट है जो बताती है कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑल कंज्यूमर, वहां पे क्या था, एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड करता है अलग अलग प्राइस पे। यहाँ है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सारे कंज्यूमर डिमांड करते हैं अलग अलग प्राइस पे, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो जब प्राइस शुगर का 30 था तो कस्टमर ए 1 kg खरीदता था, बी 2 kg खरीदता था, 3 kg खरीदता था। जैसे 29 हुआ कस्टमर ए 2 kg खरीदने लगा, बी 3 kg खरीदने लगा और सी 4 kg खरीदने लगा। इन सबको जब सम कर लेते हैं, मतलब सबकी इंडिविजुअल डिमांड को जब जोड़ लेते हैं, जैसे ए की, बी की, सी की, एट 30 प्राइस हमने जोड़ ली तो हम मार्केट डिमांड निकाल लेते हैं, दैट इज 6 कि 30 रुपए के प्राइस पे मार्केट डिमांड 6 यूनिट है, ठीक है, 6 kg है। जैसे प्राइस 29 आता है तो मार्केट डिमांड 9 kg हो जाती है। मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल की डिमांड को जोड़ के। जैसे मार्केट में कौन है, ए है, बी है, सी है, यही मिल के मार्केट बना रहे हैं, तो इनकी डिमांड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारी मार्केट डिमांड निकल के आ जाएगी। सो मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, ऑफ ऑल कंज्यूमर। तो ये टेबल जो है वो शो करती है टोटल क्वांटिटी। ये क्या हमने निकाली है, टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो सारे कंज्यूमर विलिंग है मार्केट में खरीदने में एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कैसे निकलता है? बाय एडिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर एट ईच प्राइस। हर प्राइस पे इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड जोड़ दोगे तो मार्केट डिमांड आ जाएगी। क्लियर हो गया मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल बेसिकली टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है और कर्व ग्राफिकल में। अब तुम इसको प्लॉट करोगे, जैसे इसको हम प्लॉट करेंगे एक एक करके कि 30 पे ए की कितनी है 1, तो हम ऐसे कर रहे हैं 30 पे ए की 1 है, 29 पे ए की 2 है ना, ऐसे। फिर हमने बी की भी इसी तरीके से प्लॉट कर ली, सी की भी इसी तरीके से प्लॉट कर ली और सबका टोटल से भी प्लॉट कर लिया। ये इंडिविजुअल डिमांड दिखा रहा है और मिलके क्या दिखा रहा है, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कैसे निकला है मैम, इधर आओ, देखो टोटल डिमांड देख रहे थे तुम, क्या थी 30 पे 6, 29 पे 9, तो ऐसे प्लॉट करो 30 पे 6, 29 पे मार्केट डिमांड 9 हो गई, 28 पे 12 kg, 27 पे 15, 26 प्राइस गिर हुआ तो 18। तो इस तरीके से तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस गिरता जा रहा है मेरी क्वांटिटी डिमांड मार्केट में जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरा मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। क्लियर हो गया। अब हम आ रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इससे क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली इनको डिमांड फंक्शन के नाम से भी पूछ सकता है या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के नाम से भी ये क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट डिपेंड ऑन वन फैक्टर अलोन। जो क्वांटिटी की तुम्हें क्या लगता है, तुम किसी कमोडिटी की डिमांड कितनी करते हो, क्या वो एक चीज पे डिपेंड करती है? नहीं मैम, वो तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। मेरी इनकम कितनी है, मुझे वो चीज पसंद है कि नहीं, मान लो उसका प्राइस गिर भी गया, मुझे चीज में इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं बढ़ेगी उसकी डिमांड मेरे वजह से, है ना। प्राइस पे इफेक्ट करेगा, प्राइस तो हम करता ही प्राइमरी है। इनकम भी इफेक्ट करेगी, तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफेक्ट करेगा, ठीक है। उस पर टैक्स कितना सरकार लगा रही है इस पर भी इफेक्ट करेगा। पॉपुलेशन कितनी है किसी चीज़ की डिमांड उस पर भी इफेक्ट करेगी, वो भी इफेक्ट करेगी डिमांड को। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन सारे फैक्टर की वजह से डिमांड क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो जो रिलेशनशिप है डिमांड का और इन फैक्टर्स का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। मतलब क्या रिलेशन है डिमांड का और इन फैक्टर्स का। मतलब जैसे तुम बोलोगे कि इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो क्या रिलेशन है, पॉजिटिव। इनकम गिरने की वजह से डिमांड गिर रही है, क्या रिलेशन है, पॉजिटिव, डायरेक्ट रिलेशन। तो ये जो रिलेशन होता है फैक्टर्स का डिमांड के साथ, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस तुम्हारा पॉजिटिव सेंस में बढ़ा, मतलब प्रोडक्ट के लिए तुम्हारा फेवर सेंस में तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ा, तो डिमांड बढ़ेगी, तो पॉजिटिव रिलेशन। नहीं बढ़ा उसके बिहाफ पे तो नेगेटिव। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डिमांड का और बाकी फैक्टर्स में क्या रिलेशन है, और इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन हमें बताता है
कि कौन कौन से फैक्टर्स पे मेरी डिमांड डिपेंड करेगी। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। हमने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा था। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? एक कंज्यूमर की मैम डिमांड। एक कंज्यूमर कितने अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो होती है मेरी इंडिविजुअल डिमांड। तो मैम क्या हम यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड का और उसको जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनका रिलेशन समझेंगे? हाँ, उसका रिलेशन समझोगे। यहाँ आप समझोगे कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज द functional relationship between demand for a commodity by one consumer and various factors affecting the demand। मतलब जैसे तुम हो, तुम्हारी किसी कमोडिटी को लेके जो डिमांड होगी उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये रिलेशन हम समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इस फॉर्मूले से। dx मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी x। मान लो कोई कमोडिटी एक्स है जो तुम खरीदना चाहते हो, उसकी जो तुम्हारी डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? पी एक्स मतलब प्राइस उसका क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके जो सब्सिट्यूट है कॉम्प्लीमेंट्री है उनका प्राइस भी इफेक्ट करेगा उसकी डिमांड को। कंज्यूमर की इनकम भी इफेक्ट करेगी, है ना, तुम्हारा टेस्ट प्रेफरेंस इफेक्ट करेगा, तुम्हारी फ्यूचर प्राइस को लेके एक्सपेक्टेशन इफेक्ट करेंगी। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स तुम्हारी डिमांड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। और इनका जब हम रिलेशन समझते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। समझ गए इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होती है? मूव करें नेक्स्ट के साथ। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट के साथ जो हम बोलेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। मैम इंडिविजुअल समझ में आया कि मेरी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, उसके रिलेशन को समझ रहे हैं, तो हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो मैम मार्केट में मैं अकेला थोड़ी ना, मार्केट में तो मेरे साथ और भी लोग हैं। हाँ, तो उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। तो मैम उसका भी कोई रिलेशन है? हाँ, तुमको जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वही सारे फैक्टर तो तुम ही लोग तो मार्केट बना रहे हो ना, तो वो तो तुम सबको इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक फैक्टर भी आएंगे जो मार्केट को इफेक्ट करेंगे। मतलब मार्केट डिमांड मतलब सारे कंज्यूमर की डिमांड पे असर डालेंगे, दैट इज पॉपुलेशन। अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स, वो तो मार्केट डिमांड में आएंगे क्योंकि मार्केट तो इंडिविजुअल से बनी। इसके अपार्ट जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो भी किसका अलग से फैक्टर निकल के आएगा? मार्केट डिमांड का। तो मार्केट डिमांड फंक्शन मुझे फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? डिमांड ऑफ द कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मतलब सारे कंज्यूमर की डिमांड और जो फैक्टर्स है जो उस डिमांड को इफेक्ट करे उनके बीच का जो ये रिलेशन है उसको शो करता है मेरा मार्केट डिमांड फंक्शन। कौन कौन से मैम फैक्टर हो सकते हैं? बेटा पहले तो वो सारे फैक्टर होंगे जो तुम्हारे इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट कर रहा था, क्योंकि तुम सब इंडिविजुअली तो मार्केट बना रहे हो। मतलब तुम्हारा जो प्राइस है कमोडिटी, जैसे मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स को इफेक्ट करने वाला प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स का क्या प्राइस है वो इफेक्ट करेगा, रिलेटेड गुड्स का प्राइस इफेक्ट करेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस करेगा, फ्यूचर में तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी करेगा। हाँ मैम ये तो हमने अभी इंडिविजुअल वाले में पढ़ लिया। हाँ तो वो तो है। इसके अपार्ट मार्केट को ओवरऑल कौन से इफेक्ट करेंगे वो भी आ जाएंगे इसमें, जैसे कि पॉपुलेशन, बायर्स कितने हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, ये सब भी इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम करके एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले फैक्टर पे जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करता है, वो है मेरा प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस इफेक्ट करेगा। जैसे मान लो जिस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा, जैसे मान लो मेरे कमोडिटी जो मुझे खरीदनी है उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो मेरी डिमांड क्या होगी तुम बताओ? बाकी फैक्टर कांस्टेंट रखो यहाँ पे। तो मेरी डिमांड क्या होगी? मैम जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा तो हम डिमांड कम कर देंगे। हाँ, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। जैसे प्राइस कमोडिटी का गिरता है डिमांड बढ़ती है, जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड क्या है? इनवर्सली रिलेटेड है। प्राइस बढ़ा डिमांड गिरी, प्राइस गिरा डिमांड बढ़ी। क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जैसे मैंगो का प्राइस 40 पर केजी था तो तुम 1 केजी खरीदते थे, अब प्राइस 30 हो गया पर केजी तो तुम 2 केजी खरीदने लग गए, है ना। तो डिमांड जो है वो कमोडिटी के प्राइस से इफेक्ट होती है, सिर्फ करंट प्राइस से नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड प्राइस से भी इफेक्ट होती है। मान लो तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो तुम बताओ आज तुम डिमांड ज्यादा करोगे कि कम करोगे? मैम हम तो आज ही खरीद के रख लेंगे, अब हमें लग रहा है कल प्राइस बढ़ जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, कुछ भी ऐसा है तो हम लोग तो यही करते हैं, खरीद के पहले से रख लेते हैं।
तुम सोचो ना, भले ही आज प्राइस ज्यादा फिर भी तुम खरीद के रख लेते हो, है ना। तो करंट प्राइस पे भी इफेक्ट करता है हमारे डिमांड को, और फ्यूचर प्राइस भी करता है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। डिमांड फॉर द कमोडिटी सिर्फ उसके प्राइस से नहीं इफेक्ट होती है, बल्कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस से भी इफेक्ट होती है। इफ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर गुड, इट इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। मान लो किसी एक गुड्स की प्राइस में बदलने की वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड पे असर आ गया, तो उसे बोलेंगे क्रॉस डिमांड। मतलब जैसे कोका कोला है और थम्स अप है, कोका कोला का प्राइस बढ़ गया लेकिन डिमांड थम्स अप की बढ़ गई। मैम क्यों? क्योंकि कोका कोला का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड गिर गई और लोग कहाँ स्विच कर गए? थम्स अप पे। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस डिमांड। जब एक गुड के प्राइस के बढ़ने की वजह से दूसरे गुड्स पे इफेक्ट आता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस डिमांड। दो टाइप के गुड्स होते हैं रिलेटेड, एक सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकता है, दो गुड जो एक दूसरे की प्लेस में यूज हो सकते हैं, सेम वांट को सेटिस्फाई करते हैं, इन्हें हम कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी था टाइप्स ऑफ गुड में, क्योंकि ये मार्केट में कॉम्पिटिट करते हैं। इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? मैम डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस किस उसका बढ़ेगा तो डिमांड उसके साथ वाले दूसरे गुड्स की बढ़ जाएगी, तो पॉजिटिव रिलेशन है। कोका कोला का प्राइस बढ़ा, थम्स अप की डिमांड बढ़ गई, क्या रिलेशन है? पॉजिटिव। जैसे टी एंड कॉफी, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूट, एक ही वांट सेटिस्फाई करते हैं। मान लो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो लोग टी से क्या करते हैं? टी से में शिफ्ट हो जाते हैं कॉफी को छोड़ के। तो टी की डिमांड क्या है? यहाँ पे क्या बोला? फॉल होता है, कॉफी का प्राइस गिरता है। कॉफी का प्राइस गिरेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। तो टी की डिमांड पे क्या असर आएगा उसका? टी की डिमांड मैम गिर जाएगी। कॉफी का प्राइस गिरा, टी की डिमांड गिरेगी, मतलब पॉजिटिव रिलेशन। कॉफी का प्राइस बढ़ा तो बताओ क्या होगा? कॉफी का प्राइस बढ़ेगा मैम, तो कॉफी की प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड गिरेगी, लोग चाय पे स्विच करेंगे, तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कॉफी के प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड बढ़ी, क्या? पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस भी बढ़ा और डिमांड भी बढ़ी। ये जो गुड एक दूसरे को जो रिप्लेस कर सकते हैं इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। तो देखो ना, तुम्हारे गुड के प्राइस बदलने की वजह से तुम्हारी डिमांड नहीं बदल रही है, दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है, इस वजह से तुम्हारी डिमांड पे असर आ रहा है। इसे बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो हम एक साथ यूज करते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर तुम साथ में नहीं यूज करोगे तो तुम्हारी नीड सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी। कार के बिना पेट्रोल क्या, पेट्रोल के बिना कार क्या। मतलब तुम्हें अगर मान लो गाड़ी चलानी है, तुम्हें पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तुम्हारी वांट ही नहीं सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ने की वजह से दूसरे की भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो वो भी इफेक्ट करता है डिमांड को। टी एंड शुगर, ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक। पेन की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की भी डिमांड बढ़ेगी, है ना। टी एंड शुगर ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम चीनी खरीदेंगे, तो चाय की डिमांड भी गिर जाएगी। If price of sugar fall, people will consume more sugar, demand for tea rise। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ये भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में क्या असर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इनकी डिमांड। जैसे अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ा, जैसे मान लो चीनी का प्राइस बढ़ा, तो लोग चीनी तो कम खरीदेंगे, इसके साथ साथ चाय भी कम खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन हो रहा है, समझे। जैसे तुमने क्या किया, चीनी का प्राइस बढ़ा, शुगर का क्या हो रहा है, शुगर का प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग शुगर तो कम खरीद ही रहे हैं। अगर टी की बात करें तो मैम टी की डिमांड की बात करें, इसके प्राइस की बात करें, शुगर का प्राइस बढ़ा तो टी की डिमांड क्या हो गई, गिर गई। क्यों? क्योंकि जब लोग चाय मतलब लोग चीनी नहीं खरीद रहे तो चाय भी नहीं खरीदेंगे, तो चाय की डिमांड भी जाएगी। तो यहाँ पे हम प्राइस एक गुड का लेते हैं, डिमांड दूसरे गुड्स की लेते हैं, जिससे हम उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम क्या है वो भी इफेक्ट करता है। मान लो तुम्हारी जेब में बहुत पैसा है, तुम ज्यादा डिमांड करोगे, नहीं है तो तुम नहीं करोगे, भले ही प्राइस बढ़ घट रहा हो, है ना। तो इनकम जो है कंज्यूमर की, वो भी उसकी डिमांड पे इफेक्ट डालती है। इनकम मतलब क्या, मनी इनकम, तुम्हारे पास कितना पैसा है, जो तुम्हारी परचेजिंग पावर डिटरमाइन करता है। तुम खरीदने की कितनी पावर रखते हो, कितना पैसा है तुम्हारे पास। मान के चलते बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो जो इनकम है और डिमांड है उसमें क्या होता है,
डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है। देखते होगे तुम्हारे जेब में बहुत पैसे होते हैं तो तुम कहते हो हमें और चाहिए, है ना। जैसे इनकम बढ़ी तुम्हारी डिमांड भी बढ़ी, जैसे इनकम गिरी तुम्हारी डिमांड भी गिर गई। तो इनकम और इसमें डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, किस केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में। मतलब मैम, मतलब ये बेटा जब नॉर्मल गुड्स होते हैं ना, जो तुम यूज करते हो नॉर्मली अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी पुअर होती है, इनकी क्वालिटी नॉर्मल होती है, इनकी क्वालिटी क्या होती है, पुअर होती है, इन्फीरियर होती है। बेसिकली जो गरीब लोग होते हैं वो इन्फीरियर गुड लेते हैं क्योंकि सस्ते मिलते हैं, जैसे मोटा चावल, मोटा अनाज, ये इन्फीरियर गुड होते हैं। तो नॉर्मल गुड के केस में तो जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी वैसे तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इनमें तो ये होता है क्योंकि तुम डेली लाइफ में यूज करते हो, इनकी क्वालिटी नॉर्मल होती है, जैसे टीवी, क्लोथ, फर्नीचर, ये सब। तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तुम्हारी इनकम 10,000 थी, तुम 2 लीटर दूध खरीदते हो, तुम्हारी इनकम 12,000 हो गया, तुम 3 लीटर खरीद रहे हो। तो नॉर्मल गुड के केस में जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है वैसे तुम्हारी डिमांड बढ़ती है। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं मैम, इन्फीरियर गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जिनमें जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम उनकी डिमांड कम करने लग जाते हो। अच्छा मैम, इनकम बढ़ रही फिर भी डिमांड गिर गई, ऐसे कैसे? क्योंकि बेटा ये इन्फीरियर गुड है। तुम अच्छा कमाओगे तो क्या तुम सस्ता अनाज, मोटा अनाज ऐसा खाओगे? इन्फीरियर क्वालिटी की चीजें खाओगे? नहीं मैम, तो अच्छी चीजें खाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारी इनकम बढ़ी तो तुमने इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तुम्हारी इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड गिर रही है क्योंकि तुम अब बेटर में स्विच कर जाओगे। तो ये याद रखना कि इनकम क्या है कंज्यूमर की, वो भी उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है इन केस ऑफ नॉर्मल एंड इन्फीरियर। नेक्स्ट है तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बेसिकली लाइक्स, डिसलाइक, हैबिट्स, ये भी तुम्हारी डिमांड को अफेक्ट करता है। मान लो तुम किसी चीज को बहुत पसंद करते हो तो उसकी डिमांड क्या है, बढ़ेगी। जैसे कंज्यूमर है, उनका अभी ट्रेंड चलेगा, फास्ट फूड है, पिज्जा, ये सब खाना है, तो डिमांड क्या है, बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की लाइकनेस है उसके टुवर्ड, उनका प्रेफरेंस है उसके टुवर्ड। बट अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट को डिसलाइक करने लग जाए तो फिर मैम, तो फिर डिमांड गिरेगी। मान लो अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जंक फूड अवॉइड कर रहे हैं, तो जंक फूड की डिमांड क्या हो रही है, गिर रही है। ठीक है, तुम्हारा टेस्ट है, प्रेफरेंस, फैशन, लाइफस्टाइल, इन सब की वजह से भी तुम्हारी डिमांड पे असर आता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन्स की अवेलेबिलिटी, इंस्टॉलमेंट स्कीम, बाय नाउ पे लेटर, देखते हैं ना, ये सब फैसिलिटी मिलती हैं। अभी खरीदो बाद में पैसे देना, लोन में ले लो, ईएमआई पे ले लो। तो लोग क्या करते हैं, इसकी वजह से और इनकरेज होते हैं खरीदने के लिए, डिमांड बढ़ जाती है। इजी लोन मिल रहा है, अवेलेबिलिटी, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। लो रेट पे इंटरेस्ट पे क्रेडिट मिल रहा है, ले लेंगे और डिमांड करेंगे चीज़ों की। लेकिन मान लो अगर लोन नहीं मिल रहा है, हाई रेट पे मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, डिमांड कम करेंगे। तो तुम्हारा जो लोन है या क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी आपकी डिमांड पे असर डालती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे ईएमआई पे मिलते हैं तो तुम लोग क्या करते हो, डिमांड बढ़ा देते हो अपनी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड का मैम फैक्टर। मार्केट डिमांड में वो सारे फैक्टर्स भी आएंगे, इसके अपार्ट मैंने बताया था ना कुछ और भी फैक्टर आएंगे, क्योंकि मार्केट डिमांड बेसिकली बताता है कि सारे कंज्यूमर को की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें तुम्हारा एक आएगा पॉपुलेशन, मतलब लोग कितने हैं। सोचो ना, अगर तुम्हारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ जाए तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी, मैम बढ़ जाएगी। ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो अभी सब डिमांड करेंगे। हाँ, पॉपुलेशन गिर जाएगी तो क्या होगा, मार्केट डिमांड गिर जाएगी। सिर्फ पॉपुलेशन का साइज ही नहीं, उसका कॉम्पोजिशन भी अफेक्ट करता है। मान लो तुम कॉस्मेटिक बनाते हो, ज्वेलरी, साड़ी, ये सब बनाते हो, और तुम्हारे यहाँ पॉपुलेशन फीमेल की बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब साइज के साथ साथ कंपोजिशन क्या है, यंग है, ओल्ड है, मेन है, वेमेन है, चिल्ड्रंस हैं, किनके लिए तुम बना रहे हो, उनका अगर मार्केट कंपोजिशन साइज ज़्यादा है तो तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर कंडीशन भी तुम्हारी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे विंटर सीजन है, तुम वुलन क्लॉथ बनाते हो तो डिमांड बढ़ेगी। समर सीजन है, तुम फैन कूलर बनाते हो, तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी। रेनी सीजन है, तुम रेन कोट वगैरह बनाते हो, तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी। तो तुम किस नेचर का प्रोडक्ट बनाते हो, उसका सीजन है या नहीं, वो भी उसकी डिमांड पे असर डालता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी इफेक्ट करती है। मतलब मैम, मान लो गवर्नमेंट बहुत टैक्स लगाने लग जाए चीज़ों पे, जैसे
हाल ही फिलहाल में कार पे बहुत टैक्स लग रहे थे तो कार लोग खरीदना बंद कर रहे थे, है ना, फिर वो लाई कि अभी हम कार पे कम करेंगे टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या टैक्स दे रही, क्या सब्सिडी दे रही है, इसकी वजह से भी डिमांड पे असर आता है। द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है डिमांड को थ्रू टैक्स एंड सब्सिडी। अगर प्राइस बढ़ जाएगा गुड्स का टैक्स लग के तो डिमांड गिरेगी। सब्सिडी अगर एलपीजी वगैरह पे मिलती है तो डिमांड बढ़ जाती है। हाई टैक्स सिगरेट्स इन सब पे लगाती है तो डिमांड गिरती है। स्टेट ऑफ बिजनेस कंडीशन, जो तुम्हारे बिजनेस हैं उनकी कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कंट्री की, वो भी डिमांड को इफेक्ट करेगा। जब बूम पीरियड होता है, बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ग्रो हो रही है कंट्री, तो लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज पे है तो लोग अच्छा खासा कमाएंगे भी, पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो खर्च करेंगे, लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कंट्री में। मान लो तुम्हारे यहाँ इस कंट्री में अमीर ज़्यादा हैं और गरीब कम है, तो जो भी कंपनियां बनाएंगी वो अमीरों वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगी क्योंकि उसकी डिमांड होगी। या गरीब लोग ज़्यादा हैं तो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जो बेसिक गुड्स को सेटिस्फाई करे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करेंगे। तो अगर ज़्यादा पुअर लोग हैं तो फूड, बेसिक क्लोथ की डिमांड ज़्यादा होगी, और ज़्यादा अमीर लोग हैं तो कार, एसी और लग्जरियस आइटम की डिमांड ज़्यादा होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन रिच के पास ज़्यादा है, पुअर के पास है, ये भी तुम्हारी डिमांड को अफेक्ट करता है। तो मार्केट डिमांड में पॉपुलेशन और मार्केट डिमांड में अपने गवर्नमेंट का पॉइंट याद रखना, है ना, फिर ये वाला पॉइंट याद रखना, स्टेट ऑफ बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और सीजन एंड वेदर, बहुत इजी है, राइट। तो हमने यहाँ पे समझा डिमांड शेड्यूल और ये सब क्या होते हैं, मार्केट शेड्यूल कर्व देख लिए, और साथ साथ हमने फैक्टर समझे कि जो इंडिविजुअल डिमांड को और मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में पूछना, और ये याद रखना जितने भी फैक्टर्स को मैं बता रही हूँ उसमें बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट लेके चलो। जैसे इनकम की बात करें तो बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, प्राइस रिलेटेड गुड की बात करें तो बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, तब हम उसका इफेक्ट डिमांड पे देख रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।